टाइम ऑफ सप्लाई देख रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 6। तो प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई टैक्सीबल गुड टू दी फॉर 2.5 लाख रुपए के गुड्स बेचे उन्होंने, ये इशूड इनवॉइस दिस। तो एज पर सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड होता है कि डेट अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, और नॉर्मल केस में रिमूवल ऑफ गुड होता है। गुड मतलब इनवॉइस शुड बी रेज्ड, इनवॉइस शुड बी इशूड, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस इज रिमूवल ऑफ गुड्स। तो इसमें अगर सप्लाइड लिखा है इन्होंने तो मतलब हम अज्यूम करेंगे कि गुड्स रिमूव हो चुके हैं। तो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस 23 जून थी, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई भी 22 आएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्रस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद टू सप्लाई गैस। तो सप्लाई गैस मतलब सेल ऑफ गुड ही है ये, सेल ऑफ गुड्स होता है सप्लाई ऑफ गैस, लेकिन कॉन्टीन्यूस सप्लाई है। तो कॉन्टीन्यूस सप्लाई में हमें देखना होता है कि कॉन्टीन्यूस सप्लाई में कि जैसे हमारा बिजली का मीटर होता है या गैस का सप्लाई होता है तो उसका मंथली पेमेंट आता है। तो इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ such statement is issued or payment is made, like the successive payment is made, na, तो payment is made for the period ended as the terms monthly payment जाएगी, payment shall be made by 7th month of the next month, every quarter trust limited shall issue a statement। ठीक है। differential amount any mention in the statement shall be paid by, तो अगस्त 5 को सितंबर 5 को 6/5 को पेमेंट ऑफ 2 lakhs is made each quarter। आपको क्वार्टरली फॉर द क्वार्टर ऑन statement of accounts for the quarter issued by the supplier showing the amount as unpaid। तो उसमें इन्होंने ये नहीं बताया ना स्टेटमेंट कब होता है। फॉर एवरी क्वार्टर स्टेटमेंट इज, तो स्टेटमेंट क्वार्टरली रेज होती है, लेकिन पेमेंट मंथली होती है। तो उस मंथ के लिए, अब अगस्त मंथ के लिए बैलेंस पेमेंट ऑफ फॉर ईच मंथ। तो गुड्स के केस में हम एडवांस पेमेंट देखते ही नहीं है। तो जैसे इसमें मतलब वैल्यू तो 2,56,000 है ना, तो वैल्यू तो उसमें देख रहे हैं हमें उसमें दो हो सकती है, इसमें मतलब 3-4 इसमें होगी, मतलब इसमें स्टेटमेंट शोइंग। ठीक है, तो इसमें तीन वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं, इसमें मंथली पेमेंट ना फॉर ईच मंथ। जुलाई से सितंबर का, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट में, ठीक है, समझ गया मैं। तो जुलाई मंथ का की स्टेटमेंट तो मिली नहीं, उससे पहले पेमेंट में बिल की। तो जुलाई मंथ का वैल्यू ऑफ ये टाइम ऑफ सप्लाई होगा 2 लाख रुपए का, अपना 5 अगस्त को, फिर अगस्त का 5 सितंबर को, और फिर 3 अक्टूबर को
2,56,000 रुपीज़ का टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो जुलाई अगस्त सितंबर का ऐसे होगा। that the invoice issued on that the invoice is issued on 5 अगस्त सितंबर और 3 will be 5 अगस्त 5 सितंबर respectively to 2 lakh rupees। अच्छा ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई एंड अक्टूबर 3, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई उसका वो होगा। अब डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पेमेंट ऑफ गुड। तो दो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में तो पहले ए का ही देख लेते हैं। फॉरवर्ड चार्ज के केस में लास्ट डे टू इशू इनवॉइस और डेट ऑफ इशू इनवॉइस। पेमेंट वाज मेड बाय बायर फॉर द सप्लाई, पेमेंट नहीं देखते हम। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ मैन्युफैक्चर 5 अगस्त को, ठीक है। इनवॉइस ऑफ 2 लाख बस 4 मार्च को, 5 मार्च को गुड्स मैन्युफैक्चर रिमूव हो गए, 4 मार्च को इनवॉइस रेज हुआ था। तो इनवॉइस सही टाइम पे वो रेज हो गया और पहले रेज हो गया, तो 4 मार्च आएगा प्रोडक्ट ए का। और प्रोडक्ट बी का देखते हैं। प्रोडक्ट बी में अब आरसीएम में, तो आरसीएम में टैक्स मतलब रिसिपिएंट जमा करवाता है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो उसमें 3 डेट्स आती है रिवर्स चार्ज में। सेल ऑफ गुड सेक्शन 12 का भी क्लोज 3 और नॉर्मल केस में क्लोज 1 होता है। उसमें आता है कि 31 डेज फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड। तो इसने 17 मार्च को पेमेंट कर दी। मैन्युफैक्चर इसमें रिसीव कब हुआ है, डिलीवरी इन द मंथ ऑफ मार्च, तो मतलब ये तो इससे पहले आएगा। अब सप्लायर ने देखना है, बस सप्लायर ने इनवॉइस 11 मार्च को किया, तो 11 मार्च से तो 31 डेज लगाएगी, तो अप्रैल बैठ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो पेमेंट उसने कर दी है 2 लाख की। तो ये 17 मार्च फेब आना चाहिए। रिसिप्ट ऑफ गुड भी दे रखा था क्या? रिसिप्ट ऑफ गुड, चलो वो तो मार्च में है। तो 3 डेट्स में से अर्लियर फोर्थ मार्च और 11 फेब 17 फेब 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चिंकू ट्रेडर इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड on 10th April. Chinku Trader received order from the supplier of consignment of इतने plastic goods. Chinku Trader get the consignment ID and invoice was next day. Consignment ready है, collect the consignment from the अच्छा on, ठीक है। रिमूवल उसका वहाँ से हुआ है, तो इनवॉइस सही टाइम पे होगी है। तो इसमें यही टाइम ऑफ सप्लाई 14 अप्रैल होगा। एंड हैंड ओवर द चेक टू
said the payment was entered into the books of itna and is credited to the determine the time of supply as per the provision. तो 16 अप्रैल ही होना चाहिए, 16 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद है इसमें इन्वेस्टमेंट शोन दैट 150 cartons of the certain were dispatched on इतने बट नो इनवॉइस वाज रेज्ड, ठीक है, डिस्पैच कर दिया तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ट्रांजैक्शन डिस्पैच वाज नॉट एंटर इनटू, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द पेमेंट। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, तो 2 अगस्त ही है। उसके बाद a machine has to be supplied at site. It is done by sourcing where the purchase order with advance of इतना, तो इसमें हम पेमेंट देखते ही नहीं है। इन रिसीव ऑफ मशीन वर्थ इतना, बुक्स में एंट्री पास कर दी, नहीं देखते। उसके बाद मशीन वाज असेंबल्ड टेक्सटेड एंड एक्सेप्टेड बाय, तो ठीक है। 20 अक्टूबर को मशीन रिमूव हो गई है ना सप्लायर के उससे, तो 20 अक्टूबर को तक इनवॉइस रेज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो 20 अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एन ऑर्डर इज प्लेस ऑन राम एंड कंपनी ऑन इतना फॉर द सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट, गेट द कंसाइनमेंट रेडी एंड इशू इनवॉइस इतना, द कस्टमर कोलेक्ट द राम फ्रॉम इतना, तो 2 दिसंबर को इनवॉइस हो गया, तो 2 दिसंबर आएगी टाइम ऑफ सप्लाई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र दी द पेमेंट एंड दे दे, हाँ ठीक है, वो बुक्स और पेमेंट मैटर नहीं करता, 2 दिसंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई इनवॉइस आरसीएम बेसिस पे चार्ज हो रहा है। which receive the goods and make the payment on reverse, तो रिवर्स चार्ज में सेक्शन 12 क्लोज 3 लगता है, उसमें 3 चीज़ें देखते हैं कि डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड और 31st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस, तो 30 days फ्रॉम द इशू ऑफ सप्लायर डेज, तो इन तीनों ने 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशूएंस ऑफ इनवॉइस लैब्स ऑन 3, तो इन्होंने अच्छा दे रखा है, तो 3 जुलाई, तो इसमें रिसिप्ट ऑफ गुड तो 12 मई होगा। उसके बाद डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द गिवन इंफॉर्मेशन, इन्होंने खुद ही दे रखा है 30 लैब्स रिसीव द गुड विच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट, विच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में लेकिन रिसीव हो गए ना, तो मेरे हिसाब से तो सॉरी, हाँ तो 3 जून है ना, तो 3 जून को ही हो जाना चाहिए। इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 days है, ठीक है। 31st डे देखते हैं हम। 31st डे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 30 days देख रखा है, ठीक है ना। अगर हम देखें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में 31 days होते हैं, तो इन्होंने 30 days दिखा रखे, लेकिन 31st डे जो होता है हमें वो देखना होता है। उसके बाद है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉलोइंग, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो तीनों का इशू ऑफ सप्लाई है, तो बस इसमें हमें 31 days ऐड करने हैं और तीनों का अर्लियर, तो जून का करेंगे तो 1 जुलाई आएगा फर्स्ट वाले केस में, इसमें भी जून, तो इसमें जून आ जाएगा, सॉरी
ठीक है, इसमें 25 जून आ जाएगा सेकेंड वाले में। थर्ड वाले में पार्ट पेमेंट वाज मेड ऑन 30 जून एंड द बैलेंस अमाउंट वाज पेड ऑन 20 जुलाई। ठीक है, तो इसमें दो दो अब थर्ड वाले केस में दो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, एक जून का 30 जून का और एक इसका पार्ट पेमेंट के लिए 30 जून का आएगा, बैलेंस अमाउंट के लिए जुलाई का होगा, 1 जुलाई का होगा। इसमें 31 डे ऐड करके देखेंगे तो अगला महीना बहुत नेक्स्ट ही हो जाएगा। पेमेंट इज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इतना एंड डेबिटेड तो अर्लियर ऑफ दो होता है तो 28 जून, तो 28 जून आएगा, इसमें 28 जून आएगा। इसमें 1 जुलाई 1 जून पेमेंट वाज एंड इन द बुक्स एंड डेबिटेड इन द ऑन। ठीक है, तो इसमें 26 जून आएगा। 1 अगस्त 10 अगस्त और जून। अब इसमें देखो, इसमें 31 डे ऐड करेगी। पहले देखते हैं जून में कितने डेज होते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में 30 डेज होते हैं, तो इसका हो जाएगा 29 जुलाई, 30 जुलाई, तो 30 जुलाई आएगा। ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर 26, हाँ 30 जुलाई, 26 जुलाई और 28 जुलाई। ठीक है, और 30 जून और ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट ABC कंपनी कैरिड आउट सर्विस ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयर ऑफ टैंक in an apartment complex, for which apartment owner association shows a payment in cash of 3 April to them against the work of description. The dates of the work are not clear from the record of ABC Limited, and company ABC has not issued invoice or entered into the payment of books. कैरिड आउट द सर्विस ऑफ क्लीनिंग। सर्विस है तो सर्विस के केस में सर्विस के केस में हम देखते हैं कि इनवॉइस टाइमली रेज हुआ या नहीं हुआ। तो नॉर्मली तो 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द रेंडरिंग ऑफ सर्विस के उसमें टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए। Not issued invoice and enter into the payment in their books of account. From the record. तो had shown a payment in cash to against date of। तो अगर इनवॉइस टाइमली इशूड होता तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट, और अगर इनवॉइस टाइमली नहीं होता तो डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। द डेट ऑफ वर्क इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। और अगर shown a payment in cash on the date of work is not clear from the books, has not issued invoice or entered into payment,
तो जहाँ पर क्लियर नहीं है वहाँ पे रेजिडुअल मेथड लगता है। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ शोना पेमेंट, पेमेंट इन कैश की है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे कि ए और बी में तो क्योंकि इनवॉइस जनरेट हुआ, मतलब कंप्लीशन का हमें क्लैरिफाई नहीं है, तो क्लॉज सी के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्लॉज सी में ये कह रखा है कि जब रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स में कि जिस डेट पे सर्विस रिसीव हुई थी, बट यहाँ पर भी हमें पेमेंट किस दिन पेमेंट की है वो वाली डेट दे रखी है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है कि इस दिन रिसिपिएंट ने को सर्विस में ली थी। तो यहाँ पर आंसर ने एक सबमिशन ले रखी है, डेट ऑन विच ओनरशिप रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ सर्विस, लेकिन रिसिप्ट ऑफ सर्विस नहीं है ना, ये रिसिप्ट ऑफ मतलब पेमेंट जिस दिन उन्होंने की थी कैश में उस दिन की डेट है ये, बट इन्होंने इसी को रिसिप्ट ऑफ सर्विस मान लिया। तो 4 अप्रैल को ही इन्होंने शो कर दिया। नंबर 7 में मॉडर्न सोसाइटी कंपनी प्रोवाइड अ सर्विस फॉर टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन केस इफ टेस्ट अ बैच डिवाइस ऑन इतना बट कुड नॉट ट्रेस इनवॉइस टिल इतना टेस्ट अ बैच ऑन डिवाइस ऑन 4th and 5th। तो 5th को उन्होंने कंप्लीट कर दी अपनी सर्विस, राइट। तो 5th से उनको रेस कर देना चाहिए था 30 डेज में, मतलब 5th से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में 30 डेज होते, 5th to 5th अक्टूबर तक कर देना चाहिए था। बिकॉज उन्होंने नहीं किया तो उसमें हम सेक्शन 13 क्लोज 1 का सेकंड प्रोविजो देखेंगे, व्हेन इनवॉइस इज नॉट रेज ऑन द टाइम, तो डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट देखते हैं। बिकॉज द dispute about the condition of device on return, the payment was made in December, तो सर्विस कंप्लीट 5 को ही होगी थी, तो टाइम ऑफ सप्लाई 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, बुकिंग ऑफ, ठीक है, एग्रीड एंड एडवांस रिसीव, ठीक है। उसके बाद फंक्शन हेल्ड, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस इशूड, फंक्शन हेल्ड है तो इसी दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो इनवॉइस सही टाइम पे इशू नहीं हुआ, तो डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसिप्ट ऑफ सर्विस, तो 3000 पे तो हम 6 मई को करेंगे और 15,000 पे हम करेंगे ये अपना डेट ऑफ कंप्लीशन 12,000 करेंगे हम 15 सितंबर को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राजू लिमिटेड रिसीव अ ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑफ इतना फॉर कैरिंग आउट एन एग्रीकल्चर जॉब, आर्किटेक्चर जॉब, इट डिलीवर डिज़ाइन ऑन इतना, ठीक है। नो इनवॉइस हैज़ बीन इशूड एट टाइम एंड इज इशूड मच लेटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम टू इशू, तो टाइम इशू नहीं हुआ, तो डेट ऑफ पेमेंट और कंप्लीशन, तो एडवांस जो मिला था वो टाइम हो जाए, टाइम ऑफ सप्लाई होएगा, और सॉरी बाकी का 23 अप्रैल होगा। एडवांस पेमेंट
अच्छा, पूरा का पूरा एडवांस पेमेंट मिल गया तो 5th जैन होगा। उसके बाद डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर फॉलोइंग पर्टिकुलर। 8 सितंबर में कम्युनिटी के यहाँ बुक हुआ था। एग्रीड एडवांस पेमेंट ऑफ 20, ठीक है। एडवांस रिकॉर्डेड इन द बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब पेमेंट आ गई, ठीक है। क्रेडिटेड छोड़ो। उसके बाद मैरिज हेल्ड, ठीक है, 2 नवंबर को। अब इन्वॉइस विद इन 30 डेज हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्वॉइस लेट इशू हुआ, तो 20,000 रुपये हम 8 सितंबर को करेंगे और 2 नवंबर को हम 1 लाख रुपये करेंगे। तो 1 लाख रुपये 2 नवंबर को, 20,000 रुपये 8 सितंबर को, ठीक है। ध्रुव एंड कंपनी सेंड सर्टेन textile product for dyeing to Bhanushali manufacturing on a job-based work on 16th August. On 18th August, Dhruv and company credited 100% of the job work charges to the bank account of Bhanushali Manufacturing in advance and recorded in the books of accounts. The Bhanushali manufacturer issued the invoice for the same in the first week of September. And certain textile products for dyeing. On a job work based, credited 100% of his job work charges to bank account in advance and recorded in its books. Send certain textile product for dyeing to ठीक है, 100%, ठीक है, recorded in issued the invoice and the first week of September, ठीक है। Assuming that the inputs are received back by in the month of October, ठीक है। तो इन्वॉइस अगर पहले रेज हो गया तो इन्वॉइस टाइमली रेज पे हुआ है, तो उस केस में डेट ऑफ सप्लाई होती है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और इन्वॉइस रेज्ड। तो सर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रेज हुआ, उससे पहले पेमेंट मिल गया तो 18th आएगा। सॉरी, इसमें गुड्स है, तो गुड्स जो है, नहीं सर्विसेज ही है इसमें, डाइंग सर्विसेज है ना, प्रोडक्ट फॉर डाइंग है ना। तो इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, 18th अगस्त। उसके बाद है टाइम ऑफ सप्लाई, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है। न्यू बिल्डिंग तो कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है कि अगर पेमेंट टर्म्स क्लियर है तो ड्यू इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और अगर पेमेंट टर्म्स क्लियर नहीं है तो जिस दिन पेमेंट करता है, और अगर 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 दोनों मतलब ये अगर कंप्लीशन हो रहा है इन फेजेस, तो डेट ऑन कंप्लीशन ऑफ इवेंट for the total consideration of itna as per the terms of it is required to make completion in 50%, 75%, 100%.
डेट ऑफ वेरियस स्टेजेस इन्होंने इशू कर दिया। इनिशियल पे क्या इशू किया होगा? अमाउंट पेड है ना, लेकिन कितना अमाउंट वो हुआ था, क्या बोलते, कितना अमाउंट वो हुआ था एज पर एग्रीमेंट, एज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट नेमली 50%। तो अज्यूम करते 50% वर्क डन पे 50% पेमेंट आ जाना चाहिए था। अमाउंट ऑफ पेमेंट आया है लेट और इनवॉइस भी लेट बना है, लेकिन डेट ऑफ वेरियस स्टेज इतना है, तो ये सही है। तो ये आएगा डेट ऑफ इनवॉइस, ये आ जाएगा। तो इनवॉइस रेज नहीं हुआ, तो कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट। तो फर्स्ट 50% पे तो हमें 75 लाख में से सिर्फ 15 लाख ही मिला है, तो 15 लाख रुपया, हाँ तो 15 लाख रुपया, ये 15 लाख रुपये डेट, ये जो है क्या बोलते 15 लाख रुपये मेरे हिसाब से डेट ऑफ पेमेंट, ये 2 जुलाई 2023 15 लाख का होना चाहिए। 60 लाख के लिए ये 15 लाख, 15 मार्च 2024 होना चाहिए। 75% मतलब 37.5 रुपये मिलने चाहिए थे उन्हें, लेकिन कितने मिले? तो 20/6 को 37.5 रिपोर्ट करेगी और बचा हुआ 40 मिल गया ना, 37.5 ही मिलना था। तो इस दिन इनवॉइस इन्होंने टाइमली जनरेट कर दिया, तो ये आएगी 20 की तारीख आएगी। आंसर में इन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई बता दिया, अमाउंट नहीं बताई। तो अमाउंट क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं बताई थी कितनी अमाउंट मतलब कॉन्ट्रैक्टेड है, तो अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा ही बताई है। और फर्स्ट वाले में इन्होंने ये कंसिडर किया है, मतलब 2 अक्टूबर, तीनों 2 अक्टूबर है, लेकिन डेट ऑफ पेमेंट मतलब मेरे हिसाब से तो डेट ऑफ पेमेंट आनी चाहिए थी। मतलब जो मैंने बताया अगर वैसे लिखेगी तो भी सही होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मिंट इंडस्ट्री लिमिटेड आर रजिस्टर्ड सप्लायर, import business support from green itna, the self invoice was raised by itna to make the payment against the said invoice. Makes payment against the said invoice. केस 1 में 22 सितंबर, केस 2 में imports business service from green on 13th August.
28 अगस्त। Make the payment against the said invoice. इंपोर्टर ऑफ सर्विस, तो इंपोर्टर ऑफ सर्विस को आरसीएम में करना होता है, तो आरसीएम में 3 डेट्स देखी जाती है। मतलब 61 डेज फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस। सप्लायर इनवॉइस नहीं किया, उसने सेल्फ इनवॉइस किया है, तो सेल्फ इनवॉइस की डेट देखी जाएगी और डेट ऑफ पेमेंट देखी जाएगी। तो केस 1 में 28 आएगी और केस 2 में 27, और 28 से पहले 27 आएगी। नंबर 19 में कबीरा इज engaged in the transportation of consignment इतना, made an advance of इतना, however the consignment could not be sent immediately on strike, instead it was sent on, ठीक है। the invoice was received, तो invoice रिसीव हो जाना चाहिए था within 30 days, तो ठीक है। invoice days और time of supply, पेमेंट, तो पेमेंट 17 जून को ही हो गई है, तो उसी दिन 17 जून का टाइम ऑफ सप्लाई होगा। उसके बाद है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। जीएसटी इज पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में सर्विस में रिवर्स चार्ज में 3 डेट्स देखते हैं। 61 डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस, या फिर रिसिपिएंट ने अगर सेल्फ इनवॉइस जनरेट किया, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ द सर्विस, और डेट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस। इशू ऑफ रिसिप्ट, तो 61 डे देखते हैं ना, तो इससे 61 डे तो जून का है ना, तो जून का जुलाई और अगस्त, तो ये आएगा 1 जून को पूरा जून पूरा जुलाई, तो आएगा था 61 डे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 का होता है, तो 1 अगस्त का आएगा मेरे हिसाब से, 1 अगस्त आएगा। सेकंड, उसके बाद है पार्ट पेमेंट वाज मेड ऑन इतना, एंड द बैलेंस अमाउंट वाज पेड ऑन सितंबर, तो जून 29 जून का 29 जुलाई 29 अगस्त, तो पार्ट पेमेंट तो 28 जून और 30 जून और 29 अगस्त। उसके बाद है पेमेंट अर्लियर ऑफ 2 देखते 28 जून और वो तो जुलाई अगस्त में आएगा ना, 1 अगस्त को आएगा, तो 28 जून। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट है इतना, एंड डेबिट इन बैंक है इतना, चलो 26 जून, हाँ तो 26 जून आएगा इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ फर्म ऑफ लॉयर इशू इनवॉइस फॉर द सर्विस टू एबीसी लिमिटेड ऑन 17 Feb
The payment is contested by ABC Limited on the ground that on the account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which on ground that negligence of the firm. Issue the invoice on ITNA 3rd November. And dispute track finally was made on 3rd November. आइडेंटिफाई अब नवंबर कौन सा, पिछले साल का, इस साल का, चलो एक मानते हैं पूरा एक ही साल में है ये. एंड द फाइनल पेमेंट वाज मेड ऑन, ठीक है. तो डेट ऑफ इनवॉइस और तो डेट ऑफ 17 फेब आएगा. एक सेकेंड, 17 फेब और फॉर्म ऑफ लॉयर इशू इनवॉइस ना, तब चलो आरसीएम का केस है ये मेरे हिसाब से. हाँ आरसीएम का केस है, सॉरी आरसीएम का लॉयर क्या आरसीएम वाला केस है. इसमें रिवर्स चार्ज इसमें फैब से हम देखेंगे. तो फैब कौन से उसका है ये नहीं बताया, तो 28 फैब. तो इससे 61 डेज काउंट करेंगे हम. 61st डे जो होगा वो डेट ऑफ वो होगा 19 अप्रैल. उसके बाद है कठवारी मुंबई होल्ड्स 51 शेयर. तो अब इसमें जो ट्रांसफर प्राइसिंग में हम देखते हैं एसोसिएट एंड एंटरप्राइज वो ये तो 51% होल्ड करती है. तो 26% से ज़्यादा अगर कोई होल्ड करता है तो दोनों एसोसिएट हो जाते हैं. प्रोवाइड बिजनेस सर्विस टू कोठारी. तो एसोसिएट के केस में डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं. सर्विस आर इनवॉइस नहीं देखते, सर्विस नहीं देखते, बुक्स और पेमेंट देखते हैं खाली. इन दोनों का अर्लियर डेट 30 सितंबर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. Publishing and printing house registered in Maharashtra is engaged in the supply of books, letter cards, envelope. हाँ तो बुक्स, अब इसमें सप्लाई चैप्टर का एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि जो बुक्स होता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है या बुक्स और एनवेलप सप्लाई ऑफ गुड्स. ये अपना बुक्स शायद सर्विस होता है, सप्लाई और सर्विस होता है, और प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप सप्लाई ऑफ गुड्स होता है. तो पहले सप्लाई ऑफ गुड्स देख लेते हैं, एनवेलप का देख लेते हैं. एनवेलप के केस में एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बेकार है. रिसिप्ट इन एडवांस, ठीक है, रिसिप्ट इन एडवांस भी बेकार है गुड्स के केस में. उसका डेट ऑफ कंप्लीशन ठीक है, तो इस डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, लेकिन इशू हुआ बाद में. तो ये डेट ये 5 अप्रैल आएगा मेरे हिसाब से. कंप्लीशन ऑफ रिमूवल ऑफ, अच्छा तो 7 अप्रैल आएगा, 7 अप्रैल आएगा. 7 अप्रैल एनवेलप के केस में 7 अप्रैल आएगा. और बुक्स के केस में प्रिंटिंग हो रही है. तो सप्लाई के केस में हम देखते हैं कि इनवॉइस टाइम पे रेज हुआ है नहीं हुआ. तो इनवॉइस टाइम पे होता है कि कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग से 30 डेज़ के अंदर. तो इशू इनवॉइस हुआ है 30 डेज़ के बाद. तो कंप्लीशन वाला डेट देखते हैं और डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं. तो डेट ऑफ पेमेंट एडवांस भी मिला है, तो एडवांस के मतलब बुक्स के केस में 2 डेट होगी, एक ये होगा और बाकी बैलेंस पेमेंट मिला है मई में. तो एक डेट ये होगी एडवांस के लिए और एक डेट 10 अप्रैल होगी और इसमें 7 अप्रैल होगी. 20 मार्च और 10 अप्रैल, 20 मार्च और 10 अप्रैल, और इसमें 7 अप्रैल. सही है. क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. सप्लाई ऑफ फैब्रिक और जॉब वर्क ऑन,
ठीक है। तो इसमें भी सप्लाई ऑफ गुड है और सप्लाई ऑफ सर्विस वाला चीज़ है। तो सप्लाई ऑफ जॉब वर्क ऑफ, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस बुक्स गुड्स देख लेते हैं सबसे पहले। डेट ऑफ कंफर्मेशन बेकार है, एडवांस बेकार है। रिमूवल ऑफ गुड, ठीक है। तो इस डेट तक इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो ये डेट देखेंगे। और डेट ऑफ इनवॉइस तो इसमें 10 आएगा, 10। और अब जॉब वर्क का देखते हैं। जॉब वर्क में हम देखते हैं, जॉब वर्क में देखते हैं सबसे पहले कि इनवॉइस इशू हुआ है टाइमली या नहीं हुआ। इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है नहीं हुआ। तो इसमें हमें रिसिप्टेंट इशू ऑफ इनवॉइस, रिमूवल ऑफ गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर, तो और यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसके 30 दिनों के अंदर इनवॉइस जनरेट हो गया, ठीक है। तो इनवॉइस जिस दिन जनरेट हुआ और पेमेंट किस दिन मिली, तो ये वही वाला केस है। 12 एक एडवांस जो मिला है उसके लिए 12 सितंबर होगा, बाकी के लिए 20 सितंबर होगा। 12 सितंबर, 20 सितंबर और इसके लिए 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आई बाय अ सेट ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर फ्रॉम अ रीस्टॉल, द इनवॉइस इज इशूड, तो I make the payment. The furniture is further to be delivered me later in this week. ठीक है, इनवॉइस इशू हो गया मेरे को, आई मेक द पेमेंट, ठीक है। फर्नीचर इज इशू टू मी लेटर इन दिस वीक व्हेन द टेक्निकल इज अवेलेबल, असेंबल एंड इंस्टॉल इट, ठीक है। नेक्स्ट डे द रेट इज रिवाइज्ड, ठीक है। तो सप्लाई पहले हो गया, मतलब इसमें रेट चेंज हो रहा है। तो रेट चेंज के पहले सप्लाई हो चुका है और रेट चेंज के पहले ही ये पेमेंट भी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है नहीं, इनवॉइस भी पहले हो गया है और ये भी पहले हो गया, क्या बोलते हैं, पेमेंट भी पहले हो गया है, लेकिन वो बाद में हुआ है, वो बाद में हुआ है। तो अर्लियर ऑफ देखते हैं, अर्लियर ऑफ इनवॉइस या पेमेंट, दोनों एक ही डेट पे हुआ है। तो इस द रेट एप्लीकेबल फॉर द इज रिवाइज्ड एंड अपवर्ड, बिल्कुल गलत किया। एंड गलत किया। टाइम ऑफ अर्लियर ऑफ टू इवेंट नेमली, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं 26 एन ऑर्डर एन ऑनलाइन रेज एन इनवॉइस फॉर द डेटाबेस। रेज द इनवॉइस फॉर डेटाबेस एक्सेस के लिए इनवॉइस रेज किया। पेमेंट इज मेड टू बाय, पेमेंट भी कर दी। received and entered into account on इतना, and cashes the get access on 3rd March meanwhile, ठीक है। तो इसमें भी जो हमें सप्लाई मिली है, रिसीव एंड एंटर इनटू अकाउंट ऑफ, ठीक। चलो पेमेंट हमें वही पे वहीं पे मिली है। तो सप्लाई इसमें भी हम अर्लियर ऑफ 2 डेज देखेंगे, 21 और 25 से पहले, तो 21 आ जाएगा, 21। अब देखते हैं द फॉलोइंग टाइम ऑफ सप्लाई। कमेंसमेंट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस, कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन देखते हैं, कंप्लीशन से 30 दिनों के अंदर इनवॉइस डेज हो गया, ठीक है। तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, तो पेमेंट और दोनों ठीक है, 20 और 15 और रेट कब चेंज हुआ है, 16 को, और बैंक में क्रेडिट हो गया 18 को। तो 16 से अगर 4 दिन बाद पेमेंट आता तो फिर वो देखते हम, उसमें यह है कि 16 से अगर 4 दिन, 16 को डेट चेंज हुआ है ना, 4 दिन बाद होता तो डेट ऑफ क्रेडिट ऑन बैंक आ जाता,
लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर 4 दिन बाद नहीं 2 दिन बाद ही हो रहा है। तो 15 15 क्या बोलते हैं, सप्लाई भी पहले है ना, हाँ सप्लाई भी पहले हो गया, सप्लाई भी पहले हो गया। इनवॉइस इनवॉइस चलो बाद में रेज हुआ है, इनवॉइस चलो बाद में रेज हुआ है। तो दोनों का अर्लियर ही देखते हैं मेरे हिसाब से, है ना। तो अर्लियर, अब सप्लाई इस साइड है तो 15 ही होगा मेरे हिसाब से। तो उसके बाद 28 देखते हैं। महिंद्रा शर्मा एंड इंटीरियर डिजाइनिंग गुजरात प्रोवाइड सर्विस टू हिज क्लाइंट रजिस्टर इन मुंबई, द प्रोविजन वाज कंप्लीटेड, ठीक है। पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 11 को, ठीक है, वाह। विद इफेक्ट फ्रॉम 16 द रेट, ठीक है। हाउएवर द पेमेंट वाज रिसीव्ड टू क्रेडिट टू हिज अकाउंट 11 से 4 दिन बाद, नहीं विद इफेक्ट फ्रॉम, अच्छा ठीक है, तो अगले दिन ही, ठीक है बिल्कुल, कुछ गलत नहीं हुआ इसमें। इनवॉइस वाज रेज्ड, इनवॉइस तो छोड़ दो, इनवॉइस तो बहुत बाद में रेज हो गया। उसके बाद सप्लाई 10 को होगी, पेमेंट 11 को हो गई, इनवॉइस वहाँ आ रहा है। तो अर्लियर देखेंगे तो 11 11 11 11 है ना, हाँ। तो लाइबल होगी वो प्रायर रेट के लिए, मतलब 5% के लिए, और 11 तारीख होगी। Would your answer undergo any change in the above के पेमेंट वाज क्रेडिट टू हिम ऑन 14, एक सेकेंड, इंस्टेड ऑफ 17, एक सेकेंड, 16 से हुआ ना, तो इन बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट में पहली होगी फिर तो और अच्छी बात है, फिर तो 11, तब भी 11 होगा, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। द डेट ऑन विच पेमेंट क्रेडिटेड टू इज 11 और 11, सही है ना, 11 और एप्लीकेबल डेट बिल्कुल सही है। उसके बाद 29 देखते हैं। 29 में डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून से। तो एक मतलब टाइमलाइन बना लेनी चाहिए दिमाग में, और फिर 1 जून को यहाँ रखना चाहिए, उससे पहले सर्विस वहाँ होगी है। अब है इनवॉइस हमें सर्विस पहले हो गई है, ठीक है ना, और सर्विस बाद में हुई है। तो पहले के केस में हम अर्लियर देखते हैं, अर्लियर देखते तो और एक सेकेंड, 28 में ना, तो प्रोविज़न उसके, ठीक है। तो इस केस में 9 जून होगा, 28 जून होगा और 9 जून होगा मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट उसमें तीनों में यही होगा यार, 9 जून 26 जून क्यों लिखा है यहाँ पे, अच्छा 26 जून था, सॉरी मैंने देखा नहीं, यहाँ पे 26 जून होगा, 28 में होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला पूरा सही है। और पहले केस में 20 जून क्यों होगा, हाँ जून होगा 20, सही है। 28 सही है, मतलब इस वाला रेट होगा ना, जो मतलब, ठीक है। अब ये इधर है, क्या बोलते हैं, तो इसमें हम पहले वो वाला केस देख लेते हैं जहाँ पर दोनों पहले वाले है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर बाद वाला है। तो पहला वाला ये वाला केस है, बीच वाला, तो बीच वाले केस में अर्लियर देखेंगे तो 16 में हो जाएगा, 16 में होगा बीच वाले के केस में, और रेट पुराने वाला होगा। और इनवॉइस अब देखते हैं इसमें, तो अब इसमें लेटर वाला देखते हैं। तो लेटर वाला ये होगा और रेट भी बाद वाला होगा। इसमें लेटर वाला देखते हैं, तो ये वाला होगा और वो भी बाद में वाला होगा। तो 25, 16 और 9, 25, 16 और 9, ठीक है बिल्कुल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। DF लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स वैल्यू इतने, रिसीव्ड फंड
पर 30 देखते हैं। DF लिमिटेड एक्सपोर्ट्स गुड्स इतने के, रिसीव अ रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड he could not realize exports proceed इतने का, but did not realize the balance within a with the FEMA में 9 months की and has applied extension for, there is no dispute about the supply of he want you to inform him in case RBI does not give him extension. तो गुड्स के केस में जिस दिन सप्लाई कर दी, गुड्स के केस में तो वैसे भी हम पेमेंट को नहीं देखते ना, लेकिन उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई पूछा ही नहीं। In case of filling, the amount will be recovered if the RBI write off the recovery shall not be made in view, has to deposit a refund of integrated tax of along with interest of 18% within 90 days from the expiry of he want to inform it he want you to inform him where an applicant has received a refund but could not realize sales proceeds, he shall deposit the amount of refund with the interest of 18% within 13% of the expiry period. However, if recovery shall not be made, DLF the requirement of realization of merit, DLF to deposit the refund of along with within 30 days of itna he will be recovered. तो 9 months में अगर वो रिकवर ना कर पाया तो उसको जो मतलब हाफ द अमाउंट का, मतलब 25 ही रिकवर किया ना, 25 का नहीं कर पाया तो 25 का जो रिफंड मिला है, GST रिफंड मिला है, वो उसे डिपॉजिट कराना पड़ेगा 18% इंटरेस्ट रेट से विदिन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ 9 months। और अगर वो एक्सटेंशन नहीं देती है RBI उसे, और अगर वो नहीं देता तो रिकवर कर लेगी RBI वो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज है। चेक्ड एट द वेलकम टूरिस्ट इन माथु द रूम रेंटेड पर नाइट फॉर सिंगल रूम पर डे फॉर सिंगल रूम, चेकआउट ऑन इतना, ठीक है। तो ये कंटिन्यू, चलो कंप्लीशन मान लेते हैं, इस डेट को हो गया था पेमेंट और via check at the time of itna, decide to issue her invoice on the same date when the amount get credit, that to issue her the invoice on the same date when the amount, ठीक है। later tax rate of the hotel which was exempt up to earlier become chargeable from, ठीक है, चार्जेबल बन गया, मतलब सप्लाई पहले है, पेमेंट भी पहले है, ठीक है। और 18, ठीक है, बैंक में क्रेडिट हो गया, क्रेडिट तो हो गया, चलो ठीक हो गया। उसके बाद इनवॉइस बाद में मिला है, तो अर्लियर देखते हैं, अर्लियर वाली डेट देखते हैं। तो
17 17 17 जुलाई आएगी यहाँ पर। और टैक्स और एग्जाम्ट 17 जुलाई आएगी तो एग्जाम्ट होगा, तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई एग्जाम्ट होगा, तो एग्जाम्ट होगा मेरे हिसाब से। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई सिंस जीएसटी इज नो जीएसटी इज पेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सेल्स गुड्स टू इतना ऑन इतना, तो गुड्स जब सेल होते हैं तो इनवॉइस यहाँ 4 जून की रेज होना चाहिए था। चलो अच्छा, आरसीएम में हम गुड्स के केस में क्या देखते हैं, सेक्शन 12 क्लॉज 3 में हम देखते हैं 31st डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सप्लायर इनवॉइस, या फिर हम रिसिपिएंट ने खुद इनवॉइस कर दिया हो, या उसमें डेट ऑफ पेमेंट भी देखते हैं। तो इनवॉइस वाज सेम इशूड ऑन, ठीक है, इसका 31st डे देखेंगे। रिसीव द गुड ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं देखते, रिसिप्ट ऑफ गुड्स देखते हैं। तो अर्लियर तो 12 जून ही होगा, तो 12 जून होगा। नहीं सॉरी, इसमें रिसिप्ट ऑफ गुड तो देखते नहीं यार। पेमेंट पेमेंट नहीं देखते, रिसिप्ट ऑफ गुड देखते हैं। और इनवॉइस ये इनवॉइस डेट देखते हैं, रिसिपिएंट का इनवॉइस डेट या फिर 31st डेट। तो गुड्स रिसीव हुए हैं 12 जून को ना, तो 12 जून ही आएगा, क्योंकि 31st डे ऑफ तो वो तो जुलाई में आ जाएगा, तो था 12 जून। डेट ऑफ पेमेंट भी देखते हैं, डेट ऑफ पेमेंट कहाँ देखते हैं, सॉरी डेट ऑफ पेमेंट भी देखते हैं। डेट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और 31st डे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में मिसेस विजय कम्युनिकेशन, a registered telecom operator is planning to bid for a security spectrum under the spectrum allocation, ठीक है। The company appointed give him the advice liability of GST, तो इस पे सर्कुलर था ये स्पेक्ट्रम वाला। with the deferred spectrum allocation service with the deferred payments is considered as continuous supply of service. Invoice must be issued by the payment due specified in the contract. For upfront payment, GST due when payment is made or due, whichever is earlier. For deferred payment, GST is with each installation or when installation when due or paid, whichever is earlier. फुल अप फ्रंट, हाँ तो वो मतलब सर्कुलर ही लिख देंगे, इसमें कोई डेट तो है नहीं, वो सर्कुलर हमें पढ़ के जाना होगा। मतलब अप फ्रंट पेमेंट में जब पेमेंट ड्यू, अप फ्रंट पेमेंट में जब जीएसटी तभी टाइम ऑफ सप्लाई तभी हो जाएगा जब पेमेंट मिल जाएगी या ड्यू होगी, विच एवर इज अर्लियर। और डेफर पेमेंट के केस में, ईच इंस्टॉलमेंट के केस में जब ड्यू होगी या पेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं अब। Murthy and Sons is dealer in the property business registered under the turnover of itna, has taken a legal advisory from Sachin, ठीक है, on 10 जून, ठीक है। एडवाइस इज दिनली एज पेड फॉर दिस सर्विस ऑन, ठीक है। थ्रू द होल ट्रांजेक्शन वाज एंटर्ड इन 1 डे, चलो ठीक है। इन केस यू आर टू रिकवर टाइम ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय सचिन टू, तो ये तो रिवर्स चार्ज होता है ना। फॉलोइंग, तो इस केस में इनवॉइस किसने इशू की है, नो इनवॉइस इशूड। तो सबसे पहले तो सचिन वाला केस देख लेते हैं, और इसमें डेट ऑफ पेमेंट क्या है हमें दे रखी है। तो पहले तो आरसीएम वाला वो याद करते हैं हम।
तो उसमें होता है 60 एक होता है डेट ऑफ पेमेंट 61 डे ऑफ द डेट ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट का डेट। तो इसमें रिसिपिएंट ने कब इशू किया है, रेसिपिएंट सचिन है ना, तो सचिन ने कब इशू किया 6 को और पेमेंट कब हुई है, पेमेंट फेब में हुई है ना, तो यहाँ लास्ट वाले केस में 6 हो जाएगा। उसके बाद 9 इनवॉइस वाज इशूड, 9 इनवॉइस वाज इशू बाद में देखते हैं। मूर्ति ने किया है तो इसमें 18 फेब आ जाएगा, 8 फेब में भी 18 फेब आ जाएगा। ठीक है, अब 9 इनवॉइस वाज रीशूड, तो उस केस में डेट ऑफ एंट्री इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, तो बुक उसने कब रिकॉर्ड किया होगा, उसने सर्विस दी है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। बुक्स को किस दिन मिली है, बुक्स को तो 10 को मिली है ना, तो इसमें 8 को होगी, इसमें एक सेकेंड, इसमें 8 सर रिसिपिएंट, सॉरी रिसिपिएंट की डेट देखते हैं ना, तो ठीक है 8 होगा, 13 होगा, उसके बाद लास्ट वाला पूरा ही गलत हो गया मेरा। उसके बाद क्योंकि हम देखते हैं इस पे हम लगाएंगे 6 पे हम लगाएंगे 61st डे, तो वो उससे पहले होगा, तो 18 फेब। और इस पर थर्ड का देख लेते हैं, hence not possible to determine the time, so the date of entry in the books। तो एंट्री क्या, एंट्री जिस दिन पेमेंट की उस दिन एंट्री मान रहे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देख लेना वीडियो। तो अच्छा क्वेश्चन था ये।